आज श्रीलंका में हालात कुछ ऐसे हैं कि वहाँ के लोगों के पास ना तो खाने के लिए चीजें हैं, ना इलाज के लिए दवाइयाँ, क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा हो चुका है। कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक वक्त में भारत के हालात भी ऐसे ही हो गए थे। जी हाँ, वो दौर था आर्थिक संकट का। वो दौर था जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। वो दौर था जब देश में महंगाई और सरकार दोनों कब गिर रही थी कोई नहीं बता सकता था। वो दौर था जब भारत के पास महज 20 दिन देश चलाने लायक ही पैसे बचे थे। लेकिन भारत इस दौर से निकला, पर कैसे? क्योंकि सोना गिरवी रखना और सरकार बदलना तो संकट से निकलने के लिए महज थोड़ा वक्त मांगने का तरीका था। असल में भारत को इस आर्थिक संकट से निकाला था एक आदमी ने, पर कैसे? चलिए देखते हैं। साल था 1991 का और महीना था जून का। यह महीना सरकार के सामने इतना भारी था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विदेशी मुद्रा भंडार करीब करीब खाली हो चुका था। इसमें महज $1 अरब की रकम बची थी, जिससे देश केवल 20 दिनों का तेल और खाने के सामान ही मंगा सकता था। मोटा विदेशी कर्ज अलग गले तक आ पहुंचा था। जो हालात आज श्रीलंका के हैं, हम बिल्कुल उसी हालात के करीब थे। तो ये खुशकिस्मती थी कि हम उससे बच गए, या यूं कहें वो संकट हमें छूकर चला गया। उस समय देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। वो नवंबर 1990 से जून 1991 तक 7 महीनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आई पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने तस्वीरें बदल दी। हालांकि 90 के दशक के आखिर में जब देश ने बाहरी दुनिया के लिए अपना बाजार खोला और नई आर्थिक नीतियां बनाई, तो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार फिर तेजी से भरने लगा। अब तो खैर हम दुनिया में इस मामले में सबसे अच्छी स्थिति वाले देशों में। अब वो नीतियां क्या थी, वो बताने से पहले आपको उस पूरी टाइमलाइन को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप डायरेक्ट किसी फिल्म का दूसरा या तीसरा पार्ट देखेंगे तो क्या ही समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा शुरू में चलते हैं। ये दौर 90 का था, जब भारत का विदेशी कर्ज $72 अरब पहुंच चुका था। ब्राजील और मैक्सिको के बाद हम दुनिया के तीसरे बड़े कर्जदार देश थे। लोगों का भरोसा सरकार और अर्थव्यवस्था से खत्म होने लगा था। महंगाई बुरी तरह से मुंह फाड़ने लगी थी और राजस्व घट गया था। चालू खाता घाटा दोहरे अंक में था। हालांकि उस समय इसकी वजह कुछ अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं थी। 1990 में खाड़ी युद्ध शुरू हुआ और इसका असर भारत पर भी पड़ा। दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छूने लगे। 1990-91 में भारत को जो पेट्रोलियम आयात का बिल $2 अरब होने की उम्मीद थी, वो इस लड़ाई के चलते दुगने से भी ज्यादा बढ़कर $5.7 अरब हो गया। अब जाहिर सी बात है, इस स्थिति का असर व्यापार संतुलन और विदेशी मुद्रा के भंडार पर पड़ना ही था। फिर इस लड़ाई के चलते भारत को बड़े पैमाने पर अपने लोगों को विमान में भर भर कर वापस स्वदेश भी लाना पड़ा। इससे हुआ ये कि मोटी कमाई भारतीयों की खाड़ी देशों में नौकरी से यहाँ आती थी, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो गई। ये सब तो चल ही रहा था कि गरीबी में आटा गीले वाला काम और हो रहा था। वो था उस समय देश सियासी अस्थिरता का दौर। ये भी उस वक्त चरम पर था। 1989 में आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जरूर मिली, लेकिन वो बहुमत से पीछे थी। तब कांग्रेस के नेता राजीव गांधी थे और 197 सीटें मिलने के बाद भी उन्होंने गठबंधन सरकार बनाने से मना कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। जनता दल को 143 सीटें मिली थी और तब 85 सीटें पाने वाली बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। उस सरकार के दौर में देश शायद सबसे ज्यादा अस्थिरता से गुजर रहा था। जाति और धर्म को लेकर जबरदस्त दंगे देखने को मिले। आडवाणी ने दिसंबर में जो रथ यात्रा निकाली, उसने देश का माहौल और गर्मा दिया। फिर भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दिसंबर 1990 में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। मई 1991 में आम चुनाव होने तक देश में चंद्रशेखर की केयरटेकर सरकार रही। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। Good evening. The former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi has been assassinated. He and at least 14 other people were killed by a bomb at an election rally in the town of Sripembudur outside Madras in the southern Indian state of Tamil Nadu. भारत के हालात ऐसे हो गए थे कि एनआरआई पैसा वापस खींचने लगे थे। निर्यातकों को लगने लगा था कि भारत उनका उधार नहीं चुका पाएगा। महंगाई डायन की तरह मुंह खोले खड़ी थी। तेल की कीमतें बढ़ाई गई, आयात रोका गया, सरकारी खर्चों में कटौती की गई। तभी रुपए में 20% तक का अवमूल्यन किया गया।
और बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद भारत ने IMF के सामने झोली फैलाई। उसे वहां से 1.27 अरब डॉलर का कर्ज मिला। हालात तब भी काबू में नहीं आए। ऐसे में देश के पास उबरने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो कभी भी दिवालिया हो सकता था। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। हर महीने भारत को तेल आयात करने के लिए पहले से दुगना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। और सबसे चिंता की बात थी, तेल आयात करने के लिए महीनों नहीं बल्कि केवल चंद दिनों का पैसा हमारे पास बचा था। पैसा मतलब विदेशी मुद्रा। आखिरकार चंद्रशेखर की सरकार 47 टन सोना गिरवी रखने पर मजबूर हो गई, जिससे विदेशी कर्ज की अदायगी की गई। जब PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में प्रधानमंत्री बने तो ऐसा लग रहा था भारत विदेशी कर्ज तय समय पर नहीं चुका पाएगा और डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। लेकिन एक महीने बाद वो मशहूर बजट पेश किया गया जिसने देश की किस्मत बदल दी। दिन था 24 जुलाई साल 1991। आमतौर से एक बजट को तैयार करने में 3 महीने लगते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के पास सिर्फ 1 महीना था। उन्होंने बजट पेश किया जिसने लाइसेंस परमिट राज के दौर को खत्म कर दिया, बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया। निजी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियों ने भी प्रवेश किया। नरसिम्हा राव ने उद्योग मंत्रालय अपने पास रखा। इस मंत्रालय में बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जल्द ही इसके फायदे नजर आने लगे। पैसे से पैसा बनने लगा। सरकारी कंपनियों का विनिवेश हुआ। अब जब विदेशी निवेश आया तो लोगों को डर था विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियां नाकाम हो जाएंगी या विदेशी कंपनियों के लिए केवल लोकल सप्लायर बनकर रह जाएंगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। भारतीय कंपनियां फलने फूलने लगी। करोड़ों नई नौकरियां मार्केट में आई और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर उठे। उस समय की मीडिया ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को हीरो बना दिया। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि आर्थिक सुधार के असल हीरो थे PV नरसिम्हा राव। लेकिन अगर 1991 में चंद्रशेखर की सरकार न गिरती तो आर्थिक सुधार के हीरो चंद्रशेखर और यशवंत सिन्हा होते। यशवंत सिन्हा ने 1991 का बजट तैयार कर लिया था और आर्थिक सुधार के कई फैसले इसमें शामिल थे। बजट 28 फरवरी को पेश किया जाना था, लेकिन सरकार ने कांग्रेस का समर्थन खो दिया और तब यशवंत सिन्हा से केवल एक अंतरिम बजट पेश करने को कहा गया। उन्होंने अपना अंतरिम बजट पेश किया और उसके कुछ हफ्तों बाद ही सरकार गिर गई। लेकिन ये कहा जाता है कि उस अंतरिम बजट और मनमोहन सिंह वाला बजट बहुत मिलता जुलता है और अगर यशवंत सिन्हा अंतरिम की जगह फुल बजट पेश करते तो भारत की इकोनॉमी को बदलने वाले इन आर्थिक सुधारों का क्रेडिट उन्हें ही मिलता। खैर, क्रेडिट किसी को भी मिले, देश के हालात सुधारना उस बजट का सबसे जरूरी काम था जो कि किया गया। और अगर श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश को अपने हालात सुधारने हैं तो वो भी भारत से सीख सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है।